हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं BH2 एंट्रेंस एग्जाम मींस बीकॉम एंड एमकॉम का अकाउंट से रिलेटेड है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आज का आपका क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि आप नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। मीन्स नॉमिनल अकाउंट का 5 एग्जाम्पल आप बताओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आपका एक्सेप्शन क्या है। मीन्स विच आप कर सकते हो कि जो आपकी चालू अवधारणा है उसका अपवाद क्या है। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कि प्रॉफिट या लॉस दोनों में से हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में किसकी एंट्री हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण होता क्या बेटा, बेसिकली आप ये जानिए, जब हमारा कैशबुक मीन्स जब कैशबुक की हम बात कर रहे हैं, कैशबुक विथ बैंक कॉलम एंड पासबुक। पासबुक क्या होता है कि जो हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसकी तरफ से क्या होता है कि एक कर सकते हो कि आप कॉपी इशू की जाती है जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है, कब आप पैसा जमा किए, कब आप विड्रॉ किए, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रिटन फॉर्म में होता है। तो पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस के कॉजेस को जानने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मीन्स कि इसको शॉर्ट में आपको बोलते हैं BRS। इट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले चीज की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपका याद रखिएगा कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या है, जिसका बैंक में अकाउंट होगा, या हम कह सकते हैं अकाउंट होल्डर। ठीक है, फिर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक निश्चित तिथि पे, टू नो द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैशबुक बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं एंड पासबुक बैलेंसेस। कहने का मतलब कि कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में कोई अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को जानने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं और या जो विवरण बनाते हैं उसी को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक, हम आपको पहले फॉर्म दिखा देते हैं कि कैशबुक और पासबुक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ चुके होंगे कैशबुक के बारे में तो आपको पता है। मीन्स डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, रिसिप्ट एंड पेमेंट। पासबुक आपका जो होता है उसमें भी क्या होते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट। जस्ट इसका अपोजिट होता है। मीन्स जब बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो रिसिप्ट यहाँ पे लिखा जाता है, पेमेंट यहाँ पे जब आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ होता है। मीन्स इसको आप कर सकते हो निगेटिव सिंबल आपका है, एक कर सकते हो कि आपका पॉजिटिव सिंबल है। यहाँ पे कैशबुक में आप एक कर सकते हो पॉजिटिव सिंबल, एक आपका क्या है निगेटिव सिंबल। ठीक, अगर आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा, कैशबुक में यहाँ पे इंक्रीज करेगा। पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका इधर से डिक्रीज करेगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा, या कोई पेमेंट करो ये आपका। मीन्स अब इन दोनों के बैलेंसेस में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसी को हम जानने के लिए क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब क्या रीजन है कि हमारे ये डिफरेंसेस आते हैं, मीन्स कॉजेस क्या है। तो कॉजेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स एक मेरा टाइम से रिलेटेड कॉजेस हो सकता है, दूसरा है एरर्स मीन्स गलती हो जाना। टाइम से रिलेटेड का मतलब क्या है कि हम कर सकते हैं टाइम गैप। मीन्स जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने कैशबुक में और बैंक अपने पासबुक में रिकॉर्डिंग कर रहा है, हो सकता है दोनों लोग का टाइम मैच न करे कि हम आज के डेट में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक में दूसरे डेट पे रिकॉर्डिंग किया और या पासबुक में कभी किया गया हम बाद में कर रहे हैं, तो एक टाइम गैप हो सकता है। वो टाइम गैप हमेशा चलता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे कैशबुक और पासबुक में बैलेंस मैच न करे। ठीक, दूसरा जो है एरर्स। एरर्स का मतलब क्या है कि हम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करने में हमने गलती कर दिया, दूसरा है हमारा ओमिटेड। मीन्स हमने क्या किया, भूल गए। रिकॉर्डिंग करने का मतलब कि कोई चीज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, अमाउंट गलत लिखे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बैंक में क्या किया, 10,000 रुपए जमा किया, लेकिन गलती से हम 1 जीरो और लगा दिए, ये क्या हो गया मेरा 1 लाख रुपए, लेकिन बैंक में तो जमा हुआ मेरा कितना 10,000 रुपए। तो ऐसे रिकॉर्डिंग में हमने गलती कर दिया। फिर दूसरा है ओमिटेड, या हम कहें 10,000 रुपए हम जमा किए कैशबुक में लिखना भूल गए,
तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि एरर्स दोनों में डिफरेंस बता देंगे कैश बुक और पासबुक में। तो अब बात समझिए बेटा कि जो आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का और लॉजिक समझते हैं कि 4 चीजें आप बहुत ध्यान से दीजिएगा कि जो आपके बैलेंसेस की बात होती है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ऐसा आपको कोई बोलता है दैट मीन्स आपका एक पॉजिटिव बैलेंस है, इसी को आप फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। मीन्स फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपको बोले या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोले जाए तो पॉजिटिव है। फिर आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हम बोले तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव का सिंबल है, मीन्स ये भी आपका फेवरेबल की बात कर रहा है। थर्ड हम बोले डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका निगेटिव बैलेंस शो करता है, इसको आप अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं बेटा। फिर फोर्थ आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको भी आप क्या करेंगे, निगेटिव बैलेंस बोलेंगे या अनफेवरेबल बोल सकते हैं हम। ठीक, अब बात समझिएगा, जब आपके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए अगर आपका बोला गया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सब कुछ सेम तरीके से मीन्स बहुत ज्यादा कुछ हम कर सकते हैं कि अपवाद ना हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ठीक, फिर हम बोले कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपका जो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या हम ये बोले कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो आपका आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया है तो आपका जो आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। याद रखिएगा बेटा, इससे आपका जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आते हैं, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत ही इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है। जब आप 11th में पढ़ोगे काफी कंफ्यूजन होता है, और खासतौर से जब ओवरड्राफ्ट का आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो, लेकिन अब आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी डाउट्स नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि हमें क्या कर रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रहा है। चलिए हम देख लेते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हम मान लेते हैं हमने दिया 20,000 रुपीज। अब देखिए हमने क्या बोला कि हमारी कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंस का डिफरेंस होता है उसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, जिस चीज का आपको बैलेंस स्टार्टिंग दे रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रहा है, जैसे कैश बुक यहां दिया तो आप कैश बुक को गलत मान लीजिएगा। अगर हम बोले कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया तो पासबुक को आप गलत मानेंगे, मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है, अगर कैश बुक दे रहा है तो कैश बुक आपकी गलत, पासबुक दे रहा है तो आप पासबुक को गलत मान लीजिए, और जिससे मैच कराना है वो आपको क्या करना है, सही मान लेना है। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया तो हमारा कैश बुक गलत है, पासबुक सही है, जो चीज पासबुक में हुआ होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है 20,000, तो चलिए ठीक है। अब अगला इंफॉर्मेशन हमसे बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मीन्स हम कहें अगर मेरा इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है बेटा, और चेक जब इशू किए होंगे पेमेंट के लिए तो पेमेंट साइड में एंट्री क्यों होंगे। मान लीजिए हम कहते हैं 5,000 का चेक हमने क्या किया, इशू कर दिया, तो हमने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक को घटा दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया,
तो हम सोच रहे थे कि मेरा बैंक के पासबुक में 5000 क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, जबकि एक्चुअल में मेरा पासबुक में माइनस नहीं हुआ, मेरे पासबुक में क्या हुआ होगा, 5000 रुपीज इंक्रीज दिखाया होगा उस दिन जिस दिन हमने चेक इशू किया। तो ऐसे में क्या करना है, हमने बोला कि पासबुक मेरा सही है, अगर पासबुक में 5000 मेरा बढ़ा हुआ दिखा रहा है तो कैशबुक को हमें पासबुक के बराबर करना है, तो क्या करें, कैशबुक को भी हम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक मैच करेगा। तो दैट्स मींस इस चीज को हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर दें पासबुक कैशबुक में चेक issued but not presented for payment। ये आपका आ गया 5000। चलिए आगे और चलते हैं, बात करते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, जब क्लास 11th और 12th में बैंकिंग पढ़े होंगे बेटा, बैंकिंग का सेकेंडरी फंक्शन होता है एजेंसी का, मीन्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर या ऑन द कह सकते हैं कि एडवाइस ऑफ कस्टमर, कि बैंक क्या करता है कि अपने कस्टमर के मीन जो अकाउंट होल्डर होते हैं उसके बहुत सारे पेमेंट्स को भी वो डायरेक्टली करता है। मीन जैसे आपका अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप एज ए बिजनेसमैन हो या आप जॉब वाले हो तो आपको अपने लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम का डेट नहीं याद रखना है कि जॉब इतनी भाग दौड़ है, तो आप क्या करते हो, अपने बैंक को बोल देते हो कि इस डेट को मेरा एक प्रीमियम आता है, आप मेरे अकाउंट से पे कर दिया करो। या इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, ऐसे बहुत सारे खर्चे आपके मंथली बेसिस पे आते हैं जिसको आप अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हो, मीन्स आप क्या करो, मेरे अकाउंट से पे कर दो। अब बैंक कर दे रहा होता है लेकिन आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हाँ बैंक ने पे कर दिया है, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके बैंक पासबुक में मीन्स बैंक अकाउंट में पैसा तो कम हो जाएगा लेकिन आपका कैशबुक इंक्रीज दिखा रहा होगा। कहने का मतलब हम कर सकते हैं एक तरीके से, चलिए हम मान लेते हैं वाटर टैक्स पेड बाय बैंक। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 1000 रुपीज बैंक ने पे कर दिया, तो ऐसे में हुआ क्या होगा, 1000 रुपीज मेरे बैंक पासबुक में माइनस हो चुका होगा, लेकिन मेरी कैशबुक क्या होगी, 1000 रुपीज से इंक्रीज दिखा रही होगी। तो हमें अगर पास कैशबुक मेरी गलत है हमने बोला, तो कैशबुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, लेस में कर देंगे। लेस आप कर सकते हो वाटर टैक्स पेड बाय बैंक, फिर यहां पे हम ले लेंगे क्या हुआ 1000 रुपीज। अब जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे पे क्या करती है बैंक, हमको इंटरेस्ट भी देती है। तो हमें तो पता नहीं चल पाया कि इस डेट को बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया। तो मान लीजिए हम कहते हैं 500 का बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो इस दिन क्या होगा, मेरा पासबुक 500 रुपीज से बढ़ गया होगा, लेकिन कैशबुक क्या हुआ, मेरा कम दिखा रहा होगा। अगर कैशबुक पे हमें पासबुक के बराबर करना है, क्या करें, कैशबुक को बढ़ा दें 500 से, कर सकते हैं ऐड वाले कॉलम में आप कर सकते हो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 500, आपका हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मीन्स हम यहां पे बोले कि फॉर एग्जांपल 15 हम ले लेते हैं यहां पे, चलिए 8000 रुपीज। 8000 रुपीज हमने क्या किया कि अपने कैशबुक में बढ़ा दिया, मीन्स हम ये मानकर चले कि हमने क्या किया, जमा कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मेरे बैंक अकाउंट में उस दिन पैसा जमा नहीं हुआ, तो 8000 रुपीज से मेरा कैशबुक क्या हुआ होगा, इंक्रीज हो गया होगा, जबकि मेरी पासबुक क्या है, डिक्रीज है। तो अगर हमें इस कैशबुक को पासबुक के इक्वल करना है तो क्या करें, 8000 रुपीज से कैशबुक को माइनस कर दें, मीन्स घटा दें। तो लीजिए हम कर रहे हैं, मीन्स कर सकते हो कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लीजिए हमने यहां पे कर दिया 8000।
इसी तरीके से बेटा आपके जो भी आइटम मिले आप केवल ये देखने की कोशिश कीजिए इफेक्ट कहाँ पे उसका जा रहा है। अगर आपका पासबुक बढ़ रहा है तो क्या करो, कैश बुक को बढ़ाओ। पासबुक घट रहा है तो कैश बुक को घटाओ। एक कौन से केस में, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का हो। अगर आपका यही जस्ट अपोजिट मानिए स्टार्टिंग पॉइंट होता आपका पासबुक का, मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता, तो आप क्या करते, पासबुक को गलत मान लेते, अपने कैश बुक को सही मानते, और जो कैश बुक के अकॉर्डिंग अभी हम चीजें कर रहे हैं इसी का जस्ट हम रिवर्स करते हैं। क्योंकि हमारा कैश बुक सही था तो हमें क्या करना पड़ता, पासबुक को कैश बुक के बराबर करना था। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 प्लस 5,000 25 प्लस 25 500 25,500 और ए निगेटिव का आपका टोटल क्या हुआ 1,000 प्लस 8,000 9,000। तो दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हो। तो ये जो आपका आंसर आएगा याद रखिएगा, ये फेवरेबल बैलेंस था तो आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका क्या हो जाएगा, ए 16,500 ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 25,500 माइनस 9,000 16,500 ये आपका होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश पासबुक। अगर यही चीज आपको जस्ट रिवर्स दे दे, मीन्स हम बोले स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो जाए, फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्टिंग हो, तो आपको करना क्या है, जो ए यहाँ पे चीजें माइनस कर रहे हैं उसको ऐड वाले कॉलम में करिए, और जो यहाँ पे आप ऐड किए हैं इसको क्या करिए, लेस वाले कॉलम में करिए। ठीक, और आपका आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो हम पहले लिखे कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हो जाएगा तो आप अपनी पासबुक को गलत मानिए, कैश बुक को सही मानिए, और पासबुक को कैश बुक पे इक्वल करने की कोशिश करिए। जब आप इक्वल करने लगेंगे तो आप ये देखिए कि इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, मीन्स पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अगर बढ़ाना पड़ रहा है तो वो ऐड वाले कॉलम में अमाउंट जाएगा, अगर घटाना पड़ रहा है तो लेस वाले कॉलम में अमाउंट आपका जाएगा। ये हमारा फेवरेबल बैलेंस मीन्स कैश बुक और पासबुक का जो है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर हम बना रहे हैं तो फेवरेबल बैलेंस से रिलेटेड टॉपिक कवर होता है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब उम्मीद करते हैं हम आप लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कि जो इसका अनफेवरेबल है उस पे बात करेंगे। और याद रखिएगा कि हम ये आपको कह रहे हैं कि 90% चांस होता है कि जो आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो अनफेवरेबल बैलेंस से रिलेटेड आता है। तो वो अगली क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।